अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पीसीबी हेडक्वार्टर में रात गए तक काफ़ी तवील बैठक जो हुई है वो हुई है, जिसमें 6 के 6 सिलेक्टर जो है वो शामिल थे। मोहसिन नकवी के साथ उन्होंने क्या मामलात जो है अभी तक कप्तानी के हवाले से तय किए हैं। उसके अलावा कोचिंग के ऊपर स्टिल अभी तक पाकिस्तान की टीम जो है वो पीसीबी जो है वो डिस्कशन कर रहा है। अब पीसीबी का ये कहना है कि 2 कोचेज़ रखे जाएंगे, टेस्ट और वाइट बॉल क्रिकेट के अलग अलग से। तो उसके हवाले से आज का गपशप करेंगे कि क्या बातें हुई हैं जी। उसके अलावा उस्मान खान से रिलेटेड, उस दिन मैंने उस्मान खान को तो फ़ायदा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने का, लेकिन अब यूएई की तरफ से उस्मान खान को एक नोटिस जारी किया गया है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आने वाला फ्यूचर क्या होगा उस्मान खान का, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए तो फॉलो कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत बिल्कुल मैं आज पाकिस्तान की टीम के कुछ गपशप करेंगे, कैंप के हवाले से बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल रात गए तक जो तवील बैठक हुई है उसमें अभी तक जो नाम है वो कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो मेंबर्स थे, कमेटी के जो मेंबर्स थे, जिनमें असद शफीक, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज, डाटा का एक बंदा था, उसके अलावा असद शफीक शामिल थे, मोहम्मद यूसुफ शामिल थे। उन्होंने मोहसिन नकवी को अपनी सिफारिशात में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हवाले से कहा कि आप इन दोनों को जो है फाइनलाइज कर लें। लेकिन पिक्चर का रुख अभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब हवाएं चलने लग पड़ी हैं शहीन अफरीदी की तरफ, क्योंकि लाला मैदान में आ गए और लाला ने एक स्टेटमेंट दी है कि क्या ज़का अशरफ का फैसला गलत था या फिर जो अब होने जा रहा है वो फैसला गलत है। तो एक बड़ी स्टेटमेंट है और इससे साफ जाहिर है, ढके छुपे अल्फाज में ये उन्होंने कह दिया है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से ना हटाया जाए। उसके लिए अब पलड़ा जो है 80% बाबर आजम से अब हो सकता है कि वो पलड़ा जो है वो तब्दील हो जाए और आने वाले दिनों में जो फैसला है वो क्या उसको कहता है, जो अभी कलम बंद फैसला जो मोहसिन नकवी के हाथ में गया है वो बदल के अब शाहीन शाह अफरीदी के कागजों में चला जाए। तो अब देखना पड़ेगा कि बॉल जो है इस टाइम पहले बॉल जो है वो बाबर आजम के हाथ में है कि स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाबर आजम से मुशावरत करेगा, उनसे बात करना चाहता है कि क्या अगर वो बाबर आजम उनसे कप्तानी के लिए वापस आते हैं तो क्या उनके जाहिर सी बात है उनके मामला तय पाते हैं उनके साथ। जो पिछले बोर्ड में गलतियां हुई हैं या बोर्ड ने जो उनके स्टेटमेंट, उनके चैट लीक करवा दी, प्रेस रिलीज कर दी मैच के अंदर ही, वर्ल्ड कप के अंदर ही, तो ये मामला तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं बाबर आजम को, वो क्या बोर्ड जो है उनके दूर करने में कामयाब होता है। अगर बाबर आजम दोबारा बनते हैं तो सब यही चाहते हैं, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक वो यही है कि लाला जो है मैदान में आ गए हैं और वो बैक करने की कोशिश कर रहे हैं शाहीन को कि अब लॉन्ग टर्म कप्तानी के लिए शाहीन शाह अफरीदी को बनाया जाए। अब देखना पड़ेगा कि बोर्ड फाइनल डिसीजन क्या लेता है। अलबत्ता कोचेस के हवाले से जो बात चल रही है उसमें एक दफ़ा फिर से आज जो नई लहर दौड़ी है वो ये चली है पीसीबी की तरफ से कि एक वाइट बॉल का कोच अलग होगा और रेड बॉल का कोच अलग होगा। अलबत्ता रेड बॉल हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है वो थोड़ी लेट है, अभी इतनी नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट में जेसन गिलेस्पी जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं उनके साथ बातचीत तकरीबन पीसीबी की तय पा चुकी है। इवन के उन्होंने अपने जो लोकल डोमेस्टिक की कप्तानी भी कर, वो कोचिंग भी कर रहे थे, उधर से भी रिजाइन कर दिया है। अलबत्ता उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी था, तो उसमें उन्होंने रिटायरमेंट उधर से उनको छोड़ दिया है, उनको रिज़ाइन कर दिया। देखना पड़ेगा कि क्या जेसन गिलेस्पी के साथ जा रहा है या फिर गैरी क्रिस्टियन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मामला तय करने की कोशिश करते हैं। अभी तक स्टिल कोचिंग का भी जो मामला है अभी तक फाइनल नहीं हो सका। ये कहा जा रहा है कि ईद उल फितर से पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैंप है वो ख़त्म होने से पहले पहले कप्तान और कोचिज़ का जो फैसला है वो हो जाएगा। अगर आज मैं कैंप के हवाले से बात करूं तो ज़रूर कल आजम खान के ऊपर पूरे सोशल मीडिया में ट्रोलिंग जारी थी कि उन्होंने 2 किलोमीटर का फासला 20 मिनट में नहीं किया, लेकिन आज आजम खान ने गुस्सा किया और 4 किलोमीटर का फासला जो है उन्होंने, तो उसका जो एक राउंड है जो लगता है वो तकरीबन 5 चक्कर लगाए तो 2 किलोमीटर तकरीबन कंप्लीट होता है। वो जो गोल सर्किट जो होता है ना रेसिंग क्लब का, उसमें अगर 5 चक्कर लगाए तो 2 किलोमीटर। आज आजम खान ने गुस्से में आकर 9 चक्कर लगाए हैं, 4 किलोमीटर भागे हैं आजम खान। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जाहिर सी बात है कि हम मोहसिन नकवी जो हमारे चेयरमैन है वो भी इस चीज़ को कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर
फिटनेस को बहुत ज़रूरी किया जाएगा, जिस तरह हफीज़ के दौर में भी उन्होंने कहा था कि फिटनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ है। अलबत्ता कल की जो खबरें इमाद वसीम के ख़िलाफ़ चल रही हैं उसमें मैं ये बताता चलूँ कि इमाद वसीम ने जो कल रनिंग नहीं की थी उसमें उनको नी की इंजरी की वजह से इवन उन्होंने नमाज भी बैठ के पढ़ी है, तो वो आजकल सोशल मीडिया पे सारा दिन जो है वो चलती रही है कि इमाद वसीम ने बैठ के नमाज पढ़ी है, तो उनकी थोड़ा सा नी का प्रॉब्लम था। यही वजह है कि अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या इमाद वसीम T20 के अहल नहीं है, जो फिटनेस की वजह से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के जो भी मैचेस हुए हैं कराची के अंदर या लाहौर या पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, तो इमाद वसीम उसमें क्या करते थे कि 4 ओवर की अपनी बॉलिंग करवा के चले जाते थे और बैटिंग करने के लिए आते थे, फील्डिंग में वो नजर नहीं आते थे। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या इमाद वसीम की भी फिटनेस लेवल उस तरह की है या नहीं है, क्या देखना पड़ेगा। अब ये जो है वो बोर्ड फाइनल डिसीजन लेगा कि क्या वो प्लेइंग 11 में फिटनेस के वजह से अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। अब देखा जाए तो बाकी प्लेयर जो हैं जिनमें नसीम शाह थे, आज उन्होंने रनिंग की है, आमिर ने रनिंग की है, आजम खान ने रनिंग की है, उसके अलावा हारिस रऊफ जो हैं वो रिहैब के सिलसिले में 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, हारिस रऊफ भी रिहैब में है। ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो रिहैब की ट्रेनिंग अलग कर रहे हैं, और जो दूसरे प्लेयर हैं वो जिसमें रस्सी के ऊपर पकड़ के चलने का, ऊपर जाने का, उसके अलावा फिर कमांडो फोर्स की जो होती है रेसिंग, उसमें जो भी ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तान के फूड का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, न्यूट्रिशन पाकिस्तान टीम के साथ है, इवन के पाकिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ है जो इनको ट्रेनिंग करवाते हैं वो इनके साथ है कि क्या इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो ज़रूरी है, उनके मसल को कुछ ना हो जाए, मसल पुल ना हो जाए या कोई भी मसल्स को मसला ना हो जाए, इसलिए इतनी भी सख्त ट्रेनिंग नहीं है आर्मी की जो जिस तरह की हवा हमारे मीडिया के ऊपर लोगों ने बना के दिखाया जा रहा है। ऐसे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के न्यूट्रिशन साथ हैं कि कौन कौन से फूड उनको बॉयल चीज़ें दी जा रही हैं, चना चाट, फ्रूट चाट वगैरह चीज़ें दी जा रही हैं, ये चस्के वाले जो ऑयली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करवाया जा रहा है। पाकिस्तान टीम को न्यूट्रिशन साथ है, वो बिल्कुल उनको गाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ नहीं ठीक। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अपने जो कोचिंग स्टाफ है वो बिल्कुल उनके साथ है कि क्या इतनी क्रिकेटिंग के लिए ट्रेनिंग इनफ है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग जारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और प्लेयर्स जो हैं फुल इंजॉय कर रहे हैं उसको। आज अलबत्ता बाबर आजम शलवार कमीज में नजर आए और उन्होंने पिक्चर भी एक सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया और कैंप को ज्वाइन किया। लेट्स सी बाबर आजम की ट्रेनिंग कैसी रहती है। अलबत्ता कप्तानी के हवाले से जो है बाबर आजम बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। 80% चांसेस उनको कह दिए हैं सिलेक्टर्स की तरफ से, तो ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन देखना पड़ेगा मोहसिन नकवी फाइनल किसको जो है वो बनाते हैं। दूसरी तरफ रिजवान को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। रिजवान को भी ये कहा जा रहा है कि रिजवान, जाहिर बात है मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 4 फाइनल जो हैं वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम को जिता चुके हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बड़ा कैंपेन चल रही है कि मुल्तान सुल्तान्स के जो मोहम्मद रिजवान हैं वो ना सिर्फ कप्तानी बड़ी अच्छी करते हैं, अलबत्ता उनके दौर में देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो उभर के सामने आए हैं। मैं नाम लेना शुरू करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है, लेकिन मैं स्टार्ट फॉरनर से करूँ तो फॉरेन प्लेयर में टिम डेविड ऐसे प्लेयर हैं जो सिंगापुर के थे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे, कोई भी नहीं था जानता, लेकिन मुल्तान सुल्तान में आके उन्होंने रिजवान ने जिस तरह की उनको क्रिकेट खिलवा दी है और जिस तरह उनका नाम बन गया, अब हर बंदा टिम डेविड को जानने लग पड़ा है। अगर बात की जाए एहसान उल्लाह की, फास्ट बॉलर जो कि अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन पिछला सीजन में सेकंड लीडिंग विकेट टेकर से एहसान उल्लाह को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ है रिजवान का। उसके अलावा अब्बास अफरीदी को मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करवाने में मुल्तान सुल्तान के रिजवान का बड़ा हाथ है। तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको उस्मान खान जिनको यूएई की तरफ से पहले खेलते थे, कोई भी नहीं जानता था, लेकिन मुल्तान सुल्तान में आए तो उनको पॉपुलैरिटी हुई है और फिर जाके इनका नाम बनना शुरू हुआ है। तो अब उस्मान खान से बात शुरू किया तो उस्मान खान की मैं बात करता हूँ कि जो मैंने फ़ायदे उस्मान खान को पाकिस्तान टीम में आने के थे वो आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन अब कुछ नुकसान जो हैं वो उस्मान खान की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता कल यूएई की जो क्रिकेट बोर्ड है इन्होंने जो टर्मिनेट लेटर भेजा था उस्मान खान ने, अब उन्होंने उसके ऊपर कहा है कि हम लोग इनके खिलाफ केस करने जा रहे हैं। जो पहले उस्मान खान जो IL T20 खेलते थे वो यूएई के लोकल प्लेयर होकर खेलते थे, अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल T10 लीग जो या उसमें भी यूएई के लोकल प्लेयर होने के नाते उन्होंने लीग खेल लिया। तो अब जब उनको
फल मिलने का टाइम था यूएई को, तो तब उस्मान खान ने उनकी टीम को छोड़ दिया और पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया। तो क्या ये उस्मान खान के लिए खतरे की घंटी बज गई? क्या अब बोर्ड उस्मान खान के साथ वकील खड़ा हो? अगर अल्लाह ना करे, मैं खुद नहीं चाहता कि कोई भी अगेंस्ट जाए उस्मान खान के और ये पाकिस्तान की तरफ से खेले। अल्लाह ना करे अगर न्यूजीलैंड की सीरीज में उस्मान खान फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर ये क्या करेंगे? क्या फ्यूचर होगा उस्मान खान का? क्या इनसे गलती तो नहीं हुई पाकिस्तान में दोबारा आने की? यही वजह है कि उस्मान खादर से भी एक दफ़ा यही मिस्टेक हुई यार। वो जब मिसबा के दौर में थे, मिसबा ने ये चले गए थे उस्मान खादिर, और फिर मिसबा ने इनसे कोशिश की, बातचीत की, और उनको फिर 10 दिन में वापस लेके आए। ये कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान से नहीं खेलूंगा, दिल बर्दाश्त हो गए थे। और आप देख लें, एक हफ्ता उनको टूर करवाया पाकिस्तान टीम के साथ और उसके बाद फिर उस्मान खादिर गायब है। तो यही वजह है कि उस्मान खान के साथ भी अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह का कोई सीन हो गया, अगर उनसे न्यूजीलैंड की सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फिर हालात जो है बहुत खराब हो जाएंगे। देखा जाए तो अब आपको पता है उस्मान खान किसको रिप्लेस करेंगे। टॉप ऑर्डर में ये खेलते हैं 3 पे, क्या बाबर आजम 3 की पोजीशन छोड़ेंगे? क्या रिजवान 4 की पोजीशन छोड़ेंगे? उस्मान खान कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने उनको बुला तो लिया है, अब आपके पास जो पीछे वाले प्लेयर्स हैं आप उनका क्या करेंगे? अब देखा जाए तो न्यूजीलैंड की सीरीज में भी हसीबुल्ला के साथ ऐसे ही हुआ, उस बच्चे के साथ ज्यादती की, उसको खिला लिया और वो परफॉर्म नहीं कर सका, वो फारिग हो गया। अब यही हाल उस्मान खान के साथ होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे मजे की बात यह है कि जो नए प्लेयर्स आते हैं वो फिट हो जाते हैं मिडिल ऑर्डर में, लेकिन जो पुराने प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर से उठ के टॉप ऑर्डर में गए वो नहीं एडजस्ट होते। तो ये देखना पड़ेगा कि वो अपनी पोजीशंस कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये उस्मान खान किसकी पोजीशन पे खेलेंगे? वनडन के ऊपर बाबर या रिजवान को किस तरह तीसरे और चौथे पे आएंगे? उस्मान खान 5वें पे जाएंगे तो वहाँ पे तो हार्ड हिटर शुरू हो जाते हैं, इफ्तिखार हैं, आजम खान है, तो कहाँ पे ये जाएंगे? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आके किस मैनेजमेंट के साथ इनको लेके आया है। अगर लेके आए हैं तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? अगर ये फ्लॉप भी होते हैं तो इनको किस तरह कंपनसेट किया जाएगा? क्योंकि अभी तक की कोई भी न्यूज ऐसी नहीं देखी जिसमें उस्मान खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, ना दिया गया है, ना कोई प्रेस रिलीज सामने आई है, कोई स्टेटमेंट इस तरह की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सामने नहीं आई जिसमें ये शो किया गया हो कि उस्मान खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्योंकि एक प्लेयर के लिए यही चीज होती है कि उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए ताकि उसका सिस्टम जो है वो चल सके। लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की प्रेस रिलीज सामने नहीं आई, ना कोई स्टेटमेंट क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सामने, बस उनका नाम उठा के काकूल कैंप में डाल दिया है और वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब यूएई की टीम ने उनके खिलाफ जो है वो केस देखिए, अब वो आलमी अदालत जो है वो क्रिकेट की उसमें लेके जाते हैं या क्या करते हैं, अल्लाह ना करे उनके खिलाफ कोई भी एक्शन हो। लेकिन अब मसला बनेगा कि जो यूएई में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिए जाएंगे। उसके अलावा उस्मान खान के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है यूएई जाने पे। तो वो ये देखना पड़ेगा कि अब वो किस तरह इनके जो है अगेंस्ट जाते हैं। यूएई की जो लीगल कमेटी की टीम है उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी है। अल्लाह ना करे कि उस्मान खान के खिलाफ कोई इस तरह की बात हो, लेकिन हालात जो है वो बड़े डेंजरस दिखाई दे रहे हैं उस्मान खान के लिए। दुआ यह है कि उस्मान खान अल्लाह करे पाकिस्तान में परफॉर्म करें, पाकिस्तान टीम के साथ खेलते रहें, लेकिन मामला जो है बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता दूसरी तरफ अभी तक स्टिल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान और कोच को ना अनाउंस करके अभी तक बहुत ही क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए हैं और पूरी कौम को इस तरह तशवीश में डाला हुआ है। अभी तक एक इतना बड़ा है तो नहीं मामला जितना बड़ा इन्होंने एक स्टेटमेंट बना ली है। आप लोगों को चाहिए ही नहीं था कि ये इतना प्रोपेगेंडा शुरू करते कप्तान चेंज करने का या वट एवर जो भी सीन है, या उसको जल्दी वाइंड अप करना चाहिए था। सिलेक्टर्स के अंदर जो है वो आप लोग पॉलिटिशियंस को लेके आ रहे हैं, तो बड़े अजीब व गरीब इस टाइम जो है वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर हालात चल रहे हैं। अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। आप पुराने प्लेयर्स को कह देते हो कि यार ठीक है आप रिटायरमेंट वापस, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन यार जो प्लेयर्स परफॉर्म करके आ रहे हैं पीएसएल में, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे आ रहे हैं, आप उनको कहाँ पे करोगे? तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक और क्वेश्चन मार्क ये भी है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मैटर्स हैं वो फिर काम मामला जो है वो खराब करते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, एग्री हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि इमाद और आमिर का आना गलत है। पाकिस्तान टीम बिल्कुल इससे स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन मार्क इस चीज़ के ऊपर है कि क्या आपने इतने अरसे में कोई ऐसे प्लेयर डेवलप ही नहीं किए जो मोहम्मद आमिर की जगह फास्ट बॉलिंग को रिप्लेस कर सकते, या इमाद वसीम की जगह कोई आपने ऐसा ऑलराउंडर प्रोड्यूस नहीं किया जो उनकी जगह पर रिप्लेस करे, और आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि आप उनसे कि यार आप लोग रिटायरमेंट वापस लेके पाकिस्तान की तरफ से खेले। तो ये बोर्ड की नाअहली है, और सिस्टम जितनी देर तक हमारा ठीक नहीं होगा उतनी देर तक क्रिकेट जो है वो ठीक नहीं हो सकती। मुझे और पाकिस्तान टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।